Hello everybody, I am Dr. Lakshmi Tripathi. I am working as a professor in Agra Public Pharmacy College, Agra. I am here to discuss about the other analytical parameters or various analytical parameters we use for the analysis of fat and oils. Some analytical parameters has been already discussed in the first part of the lecture of analytical parameters of fats and oils. Now come on, we will discuss the remaining parameters here in this lecture. For this lecture, the first analytical parameter I require to discuss is iodine number or iodine value. Iodine value, as you can see, इसको iodine number भी कहते हैं. What is it? It is the measure of degree of unsaturation of fat and oil. कितना unsaturation present है fat and oil में, इसको अगर मैं नापूं, भाई पहले ही हम बात ये देख चुके हैं, लिपिड्स को हमने क्लासिफाई किया था फैट्स एंड ऑयल्स में. फैट्स एंड ऑयल्स किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से. फैटी एसिड्स आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, आपके अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. तो क्या फैटी एसिड सैचुरेटेड है, क्या फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसमें प्रेजेंट है, इसका अगर आइडिया जो पैरामीटर देता है वो है आपका आयोडीन वैल्यू या आयोडीन नंबर. इसीलिए हमने यहाँ पे लिख भी रखा है इसे कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स, राइट. अब अगर मैं आयोडीन वैल्यू को बाय डेफिनेशन जाऊँ तो आयोडीन वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ग्राम्स दैट इज टेकन अप बाय 100 ग्राम्स ऑफ फैट एंड ऑयल. मतलब 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल को कितना आयोडीन रिएक्ट करता है, कितना आयोडीन 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल ने अपने सैचुरेशन के लिए लिया. इस वैल्यू को समझने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हैलोजिनेशन. उसमें हमने क्या कहा था कि फैट्स एंड ऑयल्स में जहां पर भी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है तो हैलोजिनेशन क्या है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं. एल्कीन्स में भी हमने बात पढ़ी है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कार्बन का नेचर होता है कि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में आए. इसके लिए वो हाइड्रोजन को ऐड करता है, वो हैलोजिनेशन को ऐड करता है, हैलोजन्स को ऐड करता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर वो सिंपली हैलोजन्स को भी ऐड करता है. तो 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में कितना आयोडीन यूज हो रहा है हैलोजिनेशन के लिए, उसको हम कहेंगे आयोडीन वैल्यू. अब आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई हैलोजिनेशन करने के लिए तो आप ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते थे, आप क्लोरीन भी यूज़ कर सकते थे, तो आपने आयोडीन से ही क्यों ये रिएक्शन किया या इसका नाम आयोडीन वैल्यू क्यों है? क्लियर है, आयोडीन से मैंने इसलिए रिएक्शन किया क्योंकि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना आयोडीन यूज़ हुआ है. ऐसा नहीं है कि हैलोजिनेशन ब्रोमीन से नहीं होगा कि क्लोरीन से नहीं होगा, दोनों से होगा. लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं. आप ये जानना चाहते हैं कि कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना प्रेजेंट है इसको निकालने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने आयोडीन ने रिएक्ट किया. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में से भी समझेंगे. तो क्योंकि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने आयोडीन को चूज किया है एज एन एनालिटिकल टूल, राइट हियर. ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है. दूसरा पॉइंट क्या है कि आयोडीन कहाँ ऐड होगा? जहाँ पर अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि अगर अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो आयोडीन ऐड नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब तो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा, जब आपने हाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा, जब आपने हैलोजिनेशन पढ़ा, आपने सब जगह यही समझा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो, हाइड्रोहैलोजिनेशन का एडिशन हो या फिर हैलोजन्स का एडिशन हो, वो होता तभी है जब सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है. इसका मतलब सैचुरेटेड ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्सेस डोंट टेक अप आयोडीन.
Since they do not have a double bond, they will not take up iodine, therefore their iodine value will come out to be 0. तो कहने का मतलब क्या है यहाँ से कि अगर आपके सैंपल की आयोडीन वैल्यू आ रही है तो उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. अनसैचुरेशन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रेजेंस के कारण हो सकता है, अनसैचुरेशन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण हो सकता है. लेकिन अगर आयोडीन वैल्यू नहीं आ रही, आयोडीन वैल्यू 0 आ रही है, मतलब आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना है. और सैचुरेटेड फैटी एसिड से जनरली फैट्स बने होते हैं या फिर वैक्सेस बने होते हैं, राइट. तो यहाँ से ये कहेंगे कि सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स हैव आयोडीन वैल्यू 0, बट अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो दे टेक अप आयोडीन एंड हैव सम और द अदर आयोडीन नंबर. Now let us discuss how we determine iodine value. Before discussing how we determine iodine value, some other concepts should also be discussed. Like for example, unsaturated fatty acid जो portion होते हैं, they have double bonds and we know that these double bonds are very reactive. This I have explained in the previous slide. इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगा उतना ज़्यादा अनसैचुरेशन है. इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू है, आयोडीन वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन फैट्स. एंड बाय माय प्रीवियस लेक्चर्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका फैट एंड ऑयल जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और अदर रिएजेंट से रिएक्ट करे और रैंसिड हो जाए. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनडायरेक्ट वे में देखूं तो आयोडीन वैल्यू कैन ऑल्सो बी सेट टू बी प्रोपोर्शनल विद द रैंसिडिफिकेशन पोटेंशियल, राइट. सैचुरेटेड, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो जल्दी से हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस नहीं देंगे, रैंसिडिटी उनमें प्रोड्यूस नहीं होगी जल्दी. हम रैंसिडिटी में देख चुके हैं ऑलरेडी केमिकल प्रॉपर्टीज में. लेकिन जब अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है तो कार्बन की कंपाउंड्स की कोशिश होती है कि हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए. इस कोशिश में वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इन सब से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोलाइज हो जाते हैं लोअर फैटी एसिड्स यूनिट में जो कि रैंसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू उतना अनसैचुरेशन, और जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आयोडीन वैल्यू ज़्यादा है तो तुम्हारा सैंपल रैंसिड है. एसिड वैल्यू के लिए हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा एसिड वैल्यू उतना ही आपका सैंपल रैंसिड है, लेकिन आप आयोडीन वैल्यू के लिए ऐसा नहीं कहेंगे. आप आयोडीन वैल्यू के लिए ये कहेंगे जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू है उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो सैंपल है आपका वो जल्दी रैंसिड हो सकता है, राइट. सो नाउ लेट अस सी हाउ वी विल डिटरमाइन दिस आयोडीन वैल्यू. आयोडीन वैल्यू जैसे कि मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया, कोई भी हैलोजन नहीं लिया है हमने, सिर्फ आयोडीन लिया है बिकॉज इट कैन बी डिटरमाइंड बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. एग्जाम्पल देखिए आप, ये एक ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल है. यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉली अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट. जब इसको आयोडीन से रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या हो जाता है, अनसैचुरेशंस पे हैलाइड ऐड हो जाएगा, राइट. प्रोसीजर कैसा है, प्रोसीजर में ये है, आपने फ्लास्क में रिक्वायर्ड फैट एंड ऑयल सैंपल लिया और इसमें आयोडीन को ऐड कर दिया. आयोडीन ऐड होगा, जितने भी अनसैचुरेशंस प्रेजेंट है उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल ऐड होके उसको सैचुरेट कर देंगे उन अनसैचुरेशंस को. अब क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स आयोडीन के ऐड किए. एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने में 2 मॉलिक्यूल लगते हैं, ठीक है. मान लीजिए 300 मॉलिक्यूल जो हैं, 300 नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए 70 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके आयोडीन के वो कंज्यूम हो गए. डबल बॉन्ड्स को सैचुरेट करने के लिए 70 नहीं होगा, ये एक और नंबर है, आप इसको 60 कर लीजिए. 60 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सैचुरेट हो गए, राइट. तो अब बचे कितने, अब बचे 40 मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में. मैं बात इसलिए कर रही हूँ जिससे मैं आपको बहुत अच्छी तरह क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ.
60 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड पे 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो अगर 60 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 30। 60 डिवाइडेड बाय 2 आपको यहाँ से मिल जाएगा 30। इसका मतलब 30 अनसैचुरेशन टोटल, 30 अनसैचुरेशन एक मॉलिक्यूल में नहीं प्रेजेंट है, टोटल जितने ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स हैं उसमें प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फैट एंड ऑयल में प्रेजेंट है। अब आप क्या करते हैं, आप इसमें बैक टाइट्रेशन करते हैं, एक्सेस आयोडीन ऐड किया है और जो रिमेनिंग आयोडीन है उसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ, आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस अपने रिमेंबर करिए जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ स्टार्च इंडिकेटर लेते हुए बैक टाइट्रेशन करके जो अनयूज्ड आयोडीन है आप उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो कितना आयोडीन आपने यूज किया था आपको पता है, डाला था, कितना अनयूज्ड बच गया वो भी आपको बैक टाइट्रेशन आयोडोमेट्रिक से निकल आएगा। तो यहां से हमको पता चल जाता है कि कितना आयोडीन यूज हुआ है, और कितना आयोडीन यूज हुआ होगा जितना उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इस तरह से आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, जो कि हमको ये बताता है इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स। Now let us move to the next analytical. This is the example, this I have also discussed here. Here you can see canola oil 114% unsaturation present है, आयोडीन वैल्यू उसकी 110 से 20 है। लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल में देखें उसमें सिर्फ 12% अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। कोकोनट ऑयल को हम जानते भी हैं बहुत अच्छी तरह से कि कोकोनट ऑयल सर्दियों में सॉलिडिफाई हो जाता है, गर्मियों में वो ऑयल रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर सैचुरेशन है, ज़्यादातर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो सैचुरेटेड है, इसीलिए वो गर्मियों में ऑयल रहता है और सर्दियों में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट कम है, ओनली 12% है। तो देख लीजिए उसकी आयोडीन वैल्यू जो आ रही है वो सिर्फ आ रही है 6 to 11। तो यहाँ इस टेबल से आप बहुत आसानी से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि कितना परसेंटेज डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और कितना डिग्री ऑफ, कितनी परसेंटेज और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो कितनी आयोडीन वैल्यू आपकी आएगी। क्लियर है? अब फाइनली वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिटाइल वैल्यू। एसिटाइल वैल्यू और एसिटाइल नंबर इज द नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। अगर आप फैट एंड ऑयल को देखेंगे तो ये ग्लिसरॉल के ट्राई ईस्टर्स हैं, O C डबल बॉन्ड O R1, O C डबल बॉन्ड O R1, O C double bond O R1. This can be R1 R1 R1, this can be R1 R2 R3, right? यहाँ पे कोई फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो फैटी एसिड की चेन होती है यहाँ पर फ्री OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिटाइल वैल्यू इज अ मेजर ऑफ फ्री OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स। If we go by the definition, I will say acetyl value is the milligrams of KOH required to neutralize acetic acid produced when 1 gram of fat and oil is acetylated with acetic anhydride, right? तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बाय प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से हम डेफिनेशन को अगर मैं समझूँ वर्ड बाय वर्ड, तो वो KOH जो एसिटिक एसिड पोर्शन को न्यूट्रलाइज करता है, एसिटिक एसिड पोर्शन को फैट एंड ऑयल में एसिटाइलेशन होने के बाद न्यूट्रलाइज करता है, वो आपकी एसिटाइल वैल्यू होगी, राइट? इट इज अ मेजर ऑफ अब कितना एसिटिक एसिड पोर्शन जनरेट होगा, जितने फ्री OH ग्रुप्स आपके लिपिड में प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा एसिटाइल वैल्यू आ रहा है उतने ज़्यादा फ्री OH ग्रुप आपके फैट एंड ऑयल्स में प्रेजेंट है। और फ्री OH ग्रुप का होना इसका मतलब क्या है, हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी का टेंडेंसी ज़्यादा होना। तो फ्री OH ग्रुप का प्रेजेंट होना हमें ये बताता है कि उसमें ज़रूर हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होगी। आपने देखा था ना ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी की जब आपने क्लास करी है तब आपने उसमें देखा है कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, लोअर एल्कोहल्स, इस तरह के कंपाउंड्स डिग्रेडेशन के दौरान बनते हैं।
तो अगर सैंपल की एसिटाइल वैल्यू ज़्यादा है तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें फ्री अल्कोहलिक ग्रुप्स भी बन चुके हों, या फिर उनके फैटी एसिड्स में फ्री अल्कोहलिक ग्रुप हैं जो कि फिर हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी को प्रोड्यूस करेंगे और उसकी रैंसिड होने की संभावना, या वो सैंपल रैंसिड है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम ये नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझते हैं कि किस तरह से ये एसिटाइलेशन करके फ्री एसिटिक एसिड को डिटरमाइन करके आप एसिटाइल वैल्यू को डिटरमाइन करें। समझने के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहला क्या है, जो भी ऑयल का आपको सैंपल दिया है उसका सैपोनिफिकेशन नंबर निकाल लीजिए, राइट। ऑयल सैंपल लीजिए, इथेनॉलिक क्यूएच डालिए, रिफ्लक्स करिए, सैपोनिफिकेशन हो जाएगा, और जो अनयूज्ड स्टैंडर्ड एल्कली है उसको टाइट्रेट कर दीजिए। ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी B। अब दूसरा फ्लास्क लीजिए, फिर से वो सैंपल लीजिए, जो भी फैट है वहाँ भी आपने मान लीजिए 1 ग्राम लिया था, यहाँ पर भी आपने लेट्स फॉर सपोज 1 ग्राम लिया, तो दूसरा फैट एंड ऑयल का आपने सैंपल लिया, उसमें आपने एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के उसको 2 आवर्स तक रिफ्लक्स होने दिया, मतलब उसमें एसिटाइलेशन किया। एसिटाइलेशन करने के बाद जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट है उसको सेपरेट किया। एसिटिक एसिड अगर कोई प्रोड्यूस हुआ हो उसे सैचुरेटेड NaCl से वॉश करके रिमूव कर दिया, जिससे सिर्फ उतना ही एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट हो, और उस प्रोडक्ट को ड्राई करके सेपरेट कर लिया। सोडियम सल्फेट डेसिकेंट के ऊपर ड्राई किया और उसको सेपरेट कर लिया। अब क्या किया, अब आपके पास जो सैंपल आया है फिर उसे फ्लास्क में डिसॉल्व किया, स्टैंडर्ड एल्कोहलिक सोल्यूशन डाला, स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन डाला, अगेन रिफ्लक्स किया 2 घंटे तक, ठीक है, और फिर अनयूज्ड एल्कली को टाइट्रेट किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो एसिटाइलेटेड सैंपल है आपने उसका दोबारा से सैपोनिफिकेशन नंबर निकाला। एक सैंपल का आपने सैपोनिफिकेशन नंबर निकाल लिया है विदाउट एसिटाइलेशन, अब दोबारा सैंपल लिया और उसका फ्रेश सैंपल को पहले एसिटाइलेट किया और फिर उस एसिटाइलेटेड सैंपल का सैपोनिफिकेशन नंबर निकाला। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होता है। अगर फ्री OH ग्रुप वाले मॉइटी आपके ट्राइग्लिसराइड में प्रेजेंट हैं, तो जब आपने ये प्रोसेस किया था एसिटाइलेशन का, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया था, C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या होता है कि ये जो फ्री OH ग्रुप थे वो एसिटाइलेट हो गए, C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप उन पे ऐड हो गया। अब जब आपने इसमें स्टैंडर्ड KOH सोल्यूशन के साथ आपने इसको रिफ्लक्स किया तो ये ईस्टर लिंकेज जो है ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर एसिटिक एसिड रिलीज होगा, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। आप जो KOH यहाँ पे डाल रहे हैं वो जितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट था उसको भी सोप बना रहा था, और हाइड्रोलिसिस के दौरान इस एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट से जितना एसिटिक एसिड रिलीज हो रहा है उसको भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पहले 100 मॉलिक्यूल KOH के यूज हुए थे सैपोनिफिकेशन करने में, जिसमें अभी आपने एसिटाइलेट नहीं किया था प्रोडक्ट को, यहाँ पे मान लो तुम्हारे 200 मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, एसिटाइलेटेड सैंपल में 200 मॉलिक्यूल KOH के कंज्यूम हुए हैं एसिटाइलेशन के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मॉलिक्यूल तो जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको सैपोनिफाई करने में लग गए, और रिमेनिंग जो 100 और तुम्हें यूज हुए हैं वो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट से जो एसिटिक एसिड रिलीज हुआ है उसको सैपोनिफाई कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? यहां पर जो फ्री OH थे उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया NaOH से, क्योंकि एल्कोहल्स बेसिस से, स्ट्रॉन्ग बेस से ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर जाता है। इसलिए हमको जब ये पता करना है कि OH कितने हैं, तो हमने क्या किया, पहले हमने उसे एसिटाइलेट किया, फिर उस एसिटाइलेटेड मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया एसिटिक एसिड में, और फिर उस एसिटिक एसिड को भी KOH से न्यूट्रलाइज किया। आ गई बात समझ में? तो ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे देखा था डेफिनेशन, अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज the acetic acid produced when 1 gram of fat and oil is acetylated with acetic anhydride। तो अब आपने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर रहे हैं, आप इस कन्वर्जन
आप इस कन्वर्जन फैक्टर के साथ B माइनस ए कर रहे हैं। B माइनस ए मतलब ये सॉरी ये A है, आई विल मेक करेक्शंस। A अनएसिटाइलेटेड सैंपल का सैपोनिफिकेशन नंबर और B क्या है, एसिटाइलेटेड सैंपल का सैपोनिफिकेशन नंबर। ये देखिए A क्या है, अनएसिटाइलेटेड सैंपल का सैपोनिफिकेशन नंबर, सॉरी इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, और B क्या है, एसिटाइलेटेड सैंपल का सैपोनिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे आपने अनएसिटाइलेटेड सैंपल का सैपोनिफिकेशन नंबर निकाल लिया था A में, और फिर आपने एसिटाइलेट करके जो सैपोनिफिकेशन नंबर निकाला वो B। तो अब जब आप B माइनस ए करते हैं तो ये जो 100 मॉलिक्यूल निकलते हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एसिटिक एसिड पोर्शन को अल्कोहल ये फैट एंड ऑयल में न्यूट्रलाइज किया। मतलब कितना एसिटिक एसिड पोर्शन न्यूट्रलाइज किया है, जितने एसिटिक एसिड हाइड्रोलाइज हुए हैं एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट से। कितने एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट बने, जितने फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट थे। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल नंबर ये बताता है कि कितने फ्री OH ग्रुप्स आपके सैंपल में प्रेजेंट है। क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर। दिस इज द Rickett-Michel value, or we can say Rickett value, or we many times say Rickett-Michel-Volney value or RM value. ठीक? It is determined for examining fats. ये जनरली फैट्स के डिटर्मिनेशन में यूज होती है। Why is it used? Because it is an indicator of how much volatile fatty acid can be extracted from fat through saponification. फैट को सैपोनिफाई करने के बाद उससे कितना वॉलेटाइल फैटी एसिड एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, इसको अगर डिटरमाइन करना है तो वो हम RM वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं इसकी बाय डेफिनेशन जाऊं तो आप इसे समझिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ KOH, अगेन 0.1 मोलर KOH से ही यूज हो रहा है, solution necessary for neutralization of water soluble volatile fatty acids distilled and filtered from 5 grams of saponified fat. इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, अगेन आप फिर से इसको समझने की डेफिनेशन पढ़िए। नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH necessary to neutralize water soluble volatile fatty acids, water soluble volatile fatty acids distilled from 5 grams of saponified fat. अब मैं उल्टा चलती हूँ, फैट लिया, उसको सैपोनिफाई कर दिया। अब सैपोनिफाइड फैट से फैट में डिस्टिलेशन किया। सैपोनिफाइड फैट का जब आपने डिस्टिलेशन किया तो जो वॉलेटाइल फैटी एसिड रिलीज हुआ, इसमें KOH डाला और इसको न्यूट्रलाइज किया। तो 5 ग्राम फैट एंड ऑयल को सैपोनिफाई किया, उस सैपोनिफाइड फैट को डिस्टिलेशन पे लगाया। अगर उसमें कोई वॉलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट है जो डिस्टिल होके वो दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, तो उसे डिस्टिल करके दूसरे कंटेनर में लिया वॉलेटाइल फैटी एसिड्स को, और फिर उसे KOH से जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो अब जो सैपोनिफिकेशन नंबर आता है या जो न्यूट्रलाइजेशन नंबर आता है उसको मैं कहती हूँ RM वैल्यू, राइट? तो RM वैल्यू is determined by treating a known amount of fat and oil with ethanolic alkali after distilling the volatile fatty acid or distilling the oil. तो RM वैल्यू डिटरमाइन क्यों होता है? It is generally a useful indicator of non-fat compounds. भाई देखिए, प्रीवियस स्लाइड में आपने क्या देखा, फैट एंड ऑयल को सैपोनिफाई करके सैपोनिफाइड फैट कर दिया। मतलब सबसे पहले यहाँ पे KOH से उन फ्री फैटी एसिड को ब्लॉक कर दिया जो ट्राइग्लिसराइड पोर्शन से थे, ट्राइग्लिसराइड में फैटी एसिड के रूप में थे। तो अब जब इसमें डिस्टिलेशन लगाते हो तो यहाँ पे कौन से वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं जो कि नॉन फैटी इन नेचर हैं।
जो कि वो एसिड्स कलेक्ट हो रहे हैं या वो एसिड्स इस सेकेंड स्टेप में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं जो नॉन फैटी इन नेचर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो RM वैल्यू है इट इज़ द मेजर ऑफ नॉन फैटी इम्प्योरिटीज़, जो कि जनरली है आप RM वैल्यू का जो सिग्निफिकेंस है, RM वैल्यू डिटर्मिनेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो जनरली ईडेबल फैट्स जैसे कि बटर, घी, इनके लिए होता है। तो RM वैल्यू में, RM वैल्यू से हम ये पता लगाते हैं कि कितनी RM वैल्यू है, जितनी ज़्यादा RM वैल्यू उतनी ज़्यादा नॉन फैट इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। और जनरली इसको किस में देखा जाता है, बटर और घी वगैरह में देखा जाता है। रीज़न बीइंग द सेम, क्योंकि आप बटर, घी ये सब मिल्क से बनाते हैं एंड मिल्क इज़ ए इमल्शन जिसमें एक्वस पोर्शन भी प्रेजेंट होता है और नॉन एक्वस पोर्शन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर प्रिपरेशन के दौरान, बटर एट्सेट्रा के प्रिपरेशन के दौरान अगर नॉन फैटी इम्प्योरिटीज़, एक्वस इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रह जाती हैं तो फिर वो RM वैल्यू के थ्रू डिटरमाइन की जा सकती हैं। तो दिस वैल्यू इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर मिल्क। यही मैं आपको बता भी रही थी कि इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इफ़ आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू मिल्क, बिकॉज primarily volatile fatty acids, lower molecular weight fatty acids like butyric C4 and capric C6 are usually present in milk, right? तो RM वैल्यू अगर मैं मिल्क फैट के लिए देखूं तो RM वैल्यू मिल्क फैट के लिए जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक RM वैल्यू है वो 17 से 35 के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग आपको मिल्क किसका, जो सोर्स है मिल्क का आपका कौन सा एनिमल है, राइट? तो ये RM वैल्यू आपकी डिटरमाइन करेगी 17 to 35। तो कहने का मतलब ये है कि RM वैल्यू से आप नॉन फैटी इम्प्योरिटीज़ तो पता कर ही सकते हैं, आप RM वैल्यू से ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो मिल्क का सोर्स है उसमें कितने लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स जैसे ब्यूटायरिक एसिड या कैप्रिक एसिड आपके प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर आप मिल्क के अलावा फैट्स एंड ऑयल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो RM वैल्यू है वो जनरली क्या होती है, 1 होती है। लेकिन कोकोनट एंड पाम ऑयल के लिए, पाम कर्नल ऑयल के लिए RM वैल्यू जो है वो करीब 4 to 8 के बीच में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि RM वैल्यू से आपको नॉन फैटी इम्प्योरिटीज़ और जनरली मिल्क सोर्स से जो कंपाउंड्स हैं उनमें लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स का आइडिया लग जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट एनालिटिकल पैरामीटर्स। इसमें एक बात बहुत सिग्निफिकेंट है। क्या सिग्निफिकेंट है? ज़्यादातर एनालिटिकल वैल्यूज़ में आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड KOH सोल्यूशन से ही उन्हें डिटरमाइन किया जा रहा है, बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस हियर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सैपोनिफिकेशन नंबर को निकालते हैं तो उतना KOH निकाला जाता है जो कि सैपोनिफाई करे। जब आप एसिड नंबर को निकालते हैं तो उतना ही KOH निकालते हैं सिर्फ कि जो फ्री फैटी एसिड कंपोनेंट हैं आपके न्यूट्रलाइज हो जाए। सिमिलरली अगर मैं इन स्लाइड्स में बैक चलती हूँ तो जब आप आयोडीन में, चलिए NaOH की ज़रूरत नहीं है, जब आप यहाँ पर एसिटाइल वैल्यू निकालते हैं उस केस में भी आप KOH निकाल रहे हैं, लेकिन उस केस में आप वो KOH निकालने की कोशिश करते हैं जो एसिटिक एसिड पोर्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। मतलब एसिटाइलेटेड, मतलब OH, फ्री OH ग्रुप्स कितने प्रेजेंट हैं वहाँ पर उन्हें निकाल रहा है। और यहाँ पर जब आप RM वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं तो आप सिर्फ उतना KOH डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट वॉलेटाइल फैटी एसिड्स या फिर नॉन फैटी इम्प्योरिटीज़ के थ्रू जो डिस्टिल हो सकें, इस तरह के फैटी एसिड्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेरे एनालिटिकल पैरामीटर्स की स्लाइड्स में आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to give you a clear cut picture of the procedure and principles which are used in determination of various analytical parameters. तो प्रिंसिपल को हमने प्रोसीजर्स के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की है, जिससे आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि क्या प्रोसीजर है, क्यों इसे किया जा रहा है, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल बिहाइंड है, और डिटरमाइन हम उसको ईजिली लैब्स में किस तरह कर सकते हैं और उन एनालिटिकल पैरामीटर्स की सिग्निफिकेंस क्या है in order to determine the purity and quality of oil sample used. So this was all about analytical parameters used in fats and oils. Hope you all must have understood it very well. Thank you.